हेलो एवरीवन, मैं दिव्या चौधरी आप लोगों की केमिस्ट्री एजुकेटर 12th प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम करेंगे 2022 का बीएससी बीएड 4th ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है, हमें यहाँ पे 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं जिनके हमें एनएमआर सिग्नल कैलकुलेट करने हैं। तो ये एनएमआर सिग्नल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनएमआर सिग्नल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ सेट्स ऑफ अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में, और इन अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? अतुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। तो अब हमें इस अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है। तो इसे हम एक जनरल से बिल्कुल बेसिक रोज़मर्रा के जो हमारा एग्जाम्पल होता है उससे देखते हैं। हमारे पास 2 प्लेट्स पड़ी है, उसके अंदर सेम क्वालिटी की और सेम क्वांटिटी की मिठाई हमारे पास है, लेकिन क्या किया, किसी ने एक प्लेट के अंदर लाके सब्जी का चम्मच रख दिया। तो अब क्या हुआ कि वो जो मिठाई थी उसके अंदर थोड़ा सा उस सब्जी का एसेंस लग गया, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा तीखापन आ गया। तो क्या हुआ, जो वो मिठाई तो सेम थी बट उसके अंदर उसका तीखापन आ गया, मतलब कि थोड़ा सा मिठाई का आप ऐसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो उसका मिठाई का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो बस हमें यहाँ पर भी क्या बात करनी है, प्रोटॉन्स जो है इनके एनवायरनमेंट, अगर अलग अलग एनवायरनमेंट है, कैसा एनवायरनमेंट, जो साथ में, जैसे कि मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, और वो मिथाइल ग्रुप जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो मैथेनॉल जुड़ा हुआ है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का एनवायरनमेंट अलग होगा। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास CHCl है, तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन एटम का अलग एनवायरनमेंट होगा। क्लोरीन के अंदर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ CHO के अंदर डबल बॉन्ड O होता है, तो डबल बॉन्ड और साथ में ऑक्सीजन के लोन पेयर्स। तो इस तरीके से क्या होगा कि प्रोटॉन के साथ में जो ग्रुप जुड़ा हुआ है साथ में, या कोई एटम जुड़ा हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, तो उस एटम और मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वजह से उसका एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हमें वही नंबर ऑफ सेट्स ऑफ अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स निकालने हैं, और जितने ये नंबर ऑफ सेट्स ऑफ अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वही हमारे एनएमआर सिग्नल्स होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंपाउंड नंबर 1 से, और कंपाउंड्स को हमें पूरा एकदम से अच्छे से खोल के रखना है। जब उसे हम पूरे सारे एक एक बॉन्ड उसके अंदर दिखाएंगे तो हम इसका जो सिग्नल है उसके अंदर नंबर ऑफ अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। हम देखेंगे आगे कि अगर हम पूरा खोल के नहीं रखते तो क्या होता है। CH3CHO है, कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बोलो या प्रोटॉन्स बोलो एक ही चीज है, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, और सिंगल बॉन्ड के साथ में ये फंक्शनल ग्रुप CHO के साथ में जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको हम 3D में विजुलाइज करते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कार्बन एटम है और ये इसके तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इससे जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन एटम है, और इसके साथ में यहाँ से ये हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे CHO ग्रुप हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के अलोंग हमें पता है कि इजीली रोटेशन पॉसिबल होता है, इजी रोटेशन कर लेगा, तो ये इस तरीके से, ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम जो है कभी यहाँ नीचे आ गया तो कभी ये वाला हाइड्रोजन एटम ऊपर चला जाएगा, कभी इस तरीके से। तो ये इजी रोटेशन पॉसिबल होने की वजह से इन तीनों हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट जो है इस CHO के एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होगा। मतलब ये नहीं है कि ये वाला CHO, ये हाइड्रोजन एटम जो है वो इस CHO के साथ में ज़्यादा अफेक्टेड है, ये वाला कम अफेक्टेड है, नहीं, क्योंकि ईजी रोटेशन हो रहा है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, इस कारण से ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, सेम इससे CHO के साथ में अफेक्टेड होंगे। तो इस कारण से इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स का हमें क्या, तीनों हाइड्रोजन एटम कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन हमें निकालने क्या है, अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स निकालने हैं, तभी हमारे एनएमआर सिग्नल्स आएंगे। तो इन तीनों हाइड्रोजन के कितने सिग्नल आएंगे, एक सिग्नल मिलेगा। हाइड्रोजन 3 है बट सिग्नल कितने मिल रहे हैं, एक सिग्नल मिलेगा इसका। अब हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन एटम की। ये हाइड्रोजन एटम तो CO के साथ में अफेक्टेड है, और यहाँ पे CH3 के एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है। तो ये वाला क्या हो जाएगा,
इसका हमें एक अलग सिग्नल मिलेगा। तो इस तरीके से ये 3 हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये दोनों जो है ये अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। ये तीनों हाइड्रोजन तो इक्विवेलेंट है। कैसे हैं ये? इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। और ये दोनों आपस में 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन जो है ये अनइक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरीके से कितने सेट्स हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ सेट्स अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन कितने? 2 है। तो हमें यहाँ पे 2 सिग्नल्स मिलेंगे। कितने सिग्नल्स मिलेंगे यहाँ पे हमें? 2 सिग्नल्स हमें यहाँ मिल जाएंगे। हमारा कंपाउंड नंबर 1 हो गया क्लियर। दूसरा कंपाउंड क्या दे रखा है हमें? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। सिमिलरली CH3 CHO की तरह ही मान लेते हैं इसे अपन, मतलब एक हाइड्रोजन तो एक तो ये हो जाएगा, एक सिग्नल इसका मिल जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन जो है एक सिग्नल इनका मिल जाएगा। ठीक है, और हमने ये क्वेश्चन किया ऊपर वाले की जैसा देखा और हमने इसके अंदर 2 सिग्नल कर दिए, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि वही सेम मैंने जो रिपीट किया था, आपको पूरा का पूरा कंपाउंड अच्छे से खोल के लिखना है, तभी आप जो है क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हमने किसे अंडर एस्टिमेट कर दिया? हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड को अंडर एस्टिमेट कर दिया। पहले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था जिसके अराउंड इजी रोटेशन पॉसिबल हो रहा था, बट यहाँ पे क्या होगा? रोटेशनल बैरियर प्रेजेंट होगा। डबल बॉन्ड के अराउंड कभी भी रोटेशन देखा है पॉसिबल होता है? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब जाके रोटेशन करवा सकते हैं हम। इजीली नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे ये कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? इस हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स है, सिमिलरली इस हाइड्रोजन की पोजीशन भी फिक्स होगी, तो क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन तो इसके साथ में इसके एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस Cl के एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होगा। तो कैसे प्रोटॉन्स हो गई है? अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं बट फिर भी कैसे है? अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस कारण से इसका अलग सिग्नल मिलेगा, सिमिलरली इसका अलग सिग्नल मिलेगा, और इस हाइड्रोजन का तो हमें अलग सिग्नल मिलेगा ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे Cl का एनवायरनमेंट मिल रहा है इसे, तो एक सिग्नल हमें इसका मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर 3 प्रोटॉन्स दे रखे हैं, 3 हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं, और तीनों के तीनों कैसे हैं? अनइक्विवेलेंट है, और हमें इस कारण से इसके अंदर कितने सिग्नल मिलेंगे? 3 सिग्नल मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था उसके अंदर CH3 CHO हाइड्रोजन 4 थे, बट लेकिन सिग्नल कितने मिल रहे थे? तो 2 सिग्नल मिल रहे थे, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एटम जो थे वो तीनों के तीनों कैसे थे? इक्विवेलेंट थे, और हमें निकालने क्या है? अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन निकालेंगे, वही हमारा NMR सिग्नल होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता है, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। कहीं पे भी ये लिखा हो कि डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, तो मान लेते हैं कि इनके अलग अलग सिग्नल आएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन एटम जो है और ये वाला हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन से जुड़े हुए, मतलब एक ही कार्बन से जुड़े हुए सेम हाइड्रोजन, सेम कार्बन एटम है उससे जुड़े हुए 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम जो होते हैं, अगर अलग अलग सिग्नल दे रहे हैं, मतलब कि अगर सेम सेंटर से जुड़े हुए 2 प्रोटॉन्स जो है अगर अनइक्विवेलेंट है, तो वो कैसे प्रोटॉन्स कहलाते हैं? डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। और ये हमारे पास कैसे है? डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है, तो इस कारण से ये कैसे हो जाएंगे? 2 सिग्नल देंगे, अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। होप सो ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड कंपाउंड की। थर्ड कंपाउंड हमें क्या दे रखा है? साइक्लोप्रोपेन रिंग है, और इसके अंदर 1 नंबर पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और क्योंकि ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, एरोमेटिक रिंग नहीं है हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन है, मतलब कि ये वाला कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों के तीनों ही कार्बन कैसे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। रिंग तो प्लेन में है हमारी, बट ये जो CH3 एटम होगा और इसके साथ में यहाँ पे जो ये नीचे हाइड्रोजन एटम लगा है, और इन दोनों कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स कहाँ पर होंगे? हाइड्रोजन एटम और ये मिथाइल ग्रुप अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन, मतलब कि इस बोर्ड के प्लेन में हमें मान के चलना है कि ये रिंग प्रेजेंट है, और यहाँ पे बाहर की ओर निकला हुआ हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, और इस बोर्ड के अंदर की तरफ जो है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं।
जैसे कि ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ पे पीछे की तरफ ये हमारा हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। इस तरीके से है, ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। ये हमारा मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, और ये जो प्लेन के अंदर है ये हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ दे रखा है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ दे रखा है, इतने सारे हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया कि इसका कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है, इसका कॉन्सेप्ट लगाना है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग है, ये अबाउ द प्लेन जो है CH3 ग्रुप है, और ये बिलो द प्लेन जो है हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सिमिलरली अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन, इस बोर्ड के बाहर की तरफ CH3 एटम है और हाइड्रोजन एटम्स है, और बोर्ड के प्लेन के अंदर ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर हमें डालनी है एक प्लेन बनाना है, जस्ट लाइक मिरर। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो राइट हैंड है हमें राइट साइड में ही दिखेगा, और लेफ्ट हैंड जो होता है हमारा वो लेफ्ट साइड में ही दिखता है। इसी तरीके से जब हमने क्या किया, इस प्लेन को ऐसे मान लो कि एक मिरर है, इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन मिरर की तरह यहाँ दिखेगा। सिमिलरली जब हमने ये प्लेन डाल दिया है तो ये हाइड्रोजन एटम जो है इसकी मिरर इमेज ये बन रही है। तो मतलब ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो बिलो दी प्लेन वाले हैं, कैसे हैं, बिलो दी प्लेन वाले हाइड्रोजन एटम्स जो है ये भी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या आएगा, क्योंकि ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन रिंग थी बाहर की तरफ, अबाउ द प्लेन क्या था, बाहर की तरफ CH3 ग्रुप था, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे एक C2 पर और C3 पर, इसे हम दे देते हैं 1 नंबर कार्बन, दूसरा और ये तीसरा नंबर कार्बन। जो 2 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन पे जो कार्बन एटम्स है ये आपस में इक्विवेलेंट है, और साथ में CH3 जो ग्रुप है हमारा मिथाइल ग्रुप जो है इसके साथ में अफेक्टेड है। किसके साथ में अफेक्टेड है, इस CH3 ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है। तो इस कारण से ये जो अबाउ द प्लेन वाले हैं इस CH3 के साथ में अफेक्टेड होने के कारण से ये वाले हाइड्रोजन एटम जो कि इक्विवेलेंट है आपस में और इसके एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन जो ये बिलो द प्लेन वाले हैं, बिलो द प्लेन वाले हाइड्रोजन एटम जो है इस बिलो द प्लेन वाले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट से अफेक्टेड होंगे। तो हमें इन 2 हाइड्रोजन एटम का तो क्या मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा, और ये जो नीचे वाले बिलो द प्लेन वाले 2 हाइड्रोजन एटम जो है एक सिग्नल हमें इसका मिलने वाला है। यहाँ पे जो CH3 ग्रुप था मिथाइल के साथ में अटैच्ड है, मतलब रिंग के साथ में डायरेक्ट अटैच नहीं है हाइड्रोजन एटम, कार्बन पहले कार्बन के साथ में अटैच्ड है। तो इस कारण से एक सिग्नल हमें इन 3 हाइड्रोजन एटम का मिलने वाला है, और ये जो ये हाइड्रोजन एटम है इसका एक सिग्नल मिलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन एटम 8 है, बट अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। एक मिथाइल ग्रुप वाला, एक मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस वो वाला हाइड्रोजन एटम, और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर जुड़े हुए अबाउ द प्लेन वालों का सेम होगा, और बिलो द प्लेन वालों का केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो सेम होगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और हमें यहाँ पे 4 सिग्नल मिलने वाले हैं। कितने सिग्नल मिलेंगे, 4 सिग्नल्स यहाँ पे मिलेंगे। ये होता है आपका 3rd नंबर कंपाउंड कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 4th नंबर कंपाउंड की। 4th नंबर कंपाउंड क्या है, एक हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट है जिसके कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और 2, 4 और 6 यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। क्या करेंगे, एक प्लेन यहाँ से डालेंगे
सारे के सारे एटम्स प्लेन में हैं, अबव बिलो नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन एटम्स कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। तो सारे के सारे क्या है, इसी प्लेन के अंदर, जैसा ये मैंने बना रखा है वैसा का वैसा ही है, ठीक है, सभी के सभी प्लेन के अंदर है। ये हमने यहाँ से एक प्लेन डाल दिया, CH3 का रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये वाला, आपस में मिरर इमेज। अब मैं क्या करती हूँ कि एक प्लेन ये वाला डाल देती हूँ यहाँ से, इस मिथाइल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, इस मिथाइल का इस मिथाइल के साथ में मिरर इमेज बन गई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये तीनों के तीनों जो है, एक प्लेन अपन यहाँ से भी डल सकता है फिर, तो ये तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप क्या है, आपस में मिरर इमेजेस हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, सारे के सारे 3, 3, 6 और 3 तीनों मिथाइल ग्रुप के साथ में जुड़े हुए 9 हाइड्रोजन एटम्स जो है आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। इस कारण से कितने सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन एटम्स थे हमारे, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन, ये भी मिरर इमेजेस है आपस में, और इन 3 हाइड्रोजन का भी हमें क्या मिलेगा, 1। तो ये सोच के मतलब कि तुक्का भी लगाना हो ना कि भाई इसके अंदर इतने सारे हाइड्रोजन दे रखे हैं तो 4-5 सिग्नल तो आ जाएंगे, क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। कितने सारे हाइड्रोजन है, 9, 10, 2, 12, लेकिन सिग्नल कितने मिल रहे हैं, 2। जबकि हमारा जो सेकंड नंबर का कंपाउंड था CH2 डबल बॉन्ड CHCl, 3 ही हाइड्रोजन एटम थे और 3 ही सिग्नल मिल गए थे। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, आप अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नहीं निकाल पा रहे हो, आप NMR सिग्नल नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दो, उससे आपका वो क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट होता है हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके अंदर हमें इसके नाम से ही स्पष्टीकरण पता चलेगा इसका। N का मतलब है यहाँ पे न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, M का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और R का मतलब है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे, जब 2 फ्रिक्वेंसीज जब मैच होती है तो वहाँ पे रेजोनेंस जनरेट होता है। क्या करना है, 2 फ्रिक्वेंसीज को मैच करवाना है तो रेजोनेंस जनरेट होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंस के केमिस्ट्री के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन 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 वही चलता रहता है। लेकिन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहीं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी है, हमें न्यूक्लियस के बारे में ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है, स्पिन करता है, इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन क्या न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, इसके बारे में हमें पता है? जी बिल्कुल, न्यूक्लियस भी क्या होगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो बिल्कुल न्यूट्रल, बट लेकिन प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण से ये एक चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। और सेम एज इलेक्ट्रॉन की तरह ये भी क्या करेगा, स्पिन करेगा। स्पिन करने के कारण से क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, और इसी तरीके से हमारा न्यूक्लियस जो होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिन करेगा, और इस कारण से इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। और एक एटम के अंदर हम जैसे कि प्रोटॉन की बात नहीं करें, जैसे कार्बन की बात करें, किसी और कार्बन जैसे जिसका एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि 6 जो है प्रोटॉन्स के कारण से अलग अलग डायरेक्शन में इनके इन 6 प्रोटॉन का स्पिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी ये किसी तरीका हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लगाया अभी तक, ये अपने ही मस्ती के अंदर मतलब कि स्पिन शो कर रहे हैं। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, घूम रहे हैं, इस कारण से स्पिनिंग वगैरह हो रही है। लेकिन अब क्या करना है कि हमें जैसे ही हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, तो ये सारे के सारे जो भी न्यूक्लियाई थे, जितने भी प्रोटॉन्स थे, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे साउथ पोल था, इन प्रोटॉन्स का ये साउथ पोल हो जाएगा,
और नॉर्थ पोल था नॉर्थ पोल, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कोई छड़ चुंबक है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ लगाया था, जैसे पास लेके आते हैं तो क्या करती है वो चुंबक जो होती है वो घूम जाती है साउथ और नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, क्या होगी ये बिल्कुल इसके अंदर रिपल्शन के कारण से ये घूम जाएगी इस तरीके से। तो इसी तरीके से जितने भी जो अपनी मस्ती के अंदर अलग अलग जो है इसका स्पिन था, तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इसमें से क्या होता है कि कुछ जिनकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है जिनके पास में, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी अलाइन होते हैं, लेकिन ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर न्यूक्लियाई होते हैं। बाकी सबकी लगभग हल्की फुल्की एनर्जी होती है और वो इस एक्सटर्नल फील्ड के अलॉन्ग ही अलाइन होंगे। तो अब यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई होते हैं इनको बोलते हैं अल्फा प्रोटॉन्स, सॉरी अल्फा स्पिन करते हुए प्रोटॉन्स होते हैं, ये अल्फा स्पिन होता है इनका, और ये जो होते हैं ये इनकी बीटा स्पिन होती है, हायर एनर्जी वाले होते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट है कि वो इलेक्ट्रॉन जो था वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा था। इसी तरीके से अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारा जो EMR स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेक्ट्रा है हमारा, उसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स जो होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की जो एनर्जी जो होती है वो हम जैसे ही इन न्यूक्लियाई पर डालेंगे तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है और इस रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन की जो फ्रिक्वेंसी वाला एनर्जी का कोई रेडियो वेव होगी, वो जब आपस में इन दोनों की एनर्जी मैच होगी तो ये क्या करेंगे, इन रेडियो फ्रिक्वेंसीज को क्या एब्जॉर्ब कर लेगा ये न्यूक्लियाई, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, अब इसकी एनर्जी बढ़ गई और एनर्जी बढ़ने के कारण से इसके अंदर स्पिन में चेंज हो जाता है। जो ये अभी इसके अलॉन्ग अलाइन था, इस एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो अलाइन था वो क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती, मतलब एनर्जी बढ़ गई है, स्पिन स्टेट चेंज हो गई है, जो लोअर एनर्जी स्पिन थी वो हायर एनर्जी स्पिन चेंज हो जाता है, और तभी हमें क्या मिलता है, एक NMR सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो ये था इसका प्रिंसिपल। एक यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्या सभी न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्पिन शो करते हैं, सभी के सभी जो है इस तरीके से हमें NMR सिग्नल देंगे। फिर हमने जो पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर CH3CHO था, वहाँ पे सिर्फ हम प्रोटॉन की बात क्यों कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम की बात क्यों कर रहे थे, कार्बन या ऑक्सीजन, इनकी वजह से NMR सिग्नल क्यों नहीं निकाल रहे थे। तो इसका आंसर होगा I, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अगर इस I की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब I की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, सिर्फ वही न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्पिन शो करते हैं और NMR सिग्नल जो है वो देंगे हमें। तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। तो अगर आपको ये प्रिंसिपल लिखना है 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप कैसे लिखेंगे इसके अंदर, एक तो आपको I के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जिसका नॉन ज़ीरो है, ग्रेटर देन जिसकी 0 वैल्यू है, सिर्फ वही न्यूक्लियाई जो होंगे हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे। दूसरी चीज़, इसके अंदर हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना है, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जितने भी ये न्यूक्लियाई जो अलग अलग रोटेशन थे सेम अलाइनमेंट में चले जाएंगे। और तीसरा, कौन सी फ्रिक्वेंसीज यूज़ करेंगे यहाँ पे, EMR की रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन का यूज़ कर रहे हैं। अगर इनकी फ्रिक्वेंसीज मैच हो जाती है तो उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इसकी स्पिन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। I की वैल्यू, I के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो अलाइनमेंट हो जाएगा। और चौथी चीज़, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे सेम फ्रिक्वेंसी की हो जाएगी तो स्पिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रिंसिपल आपका खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पिरिडीन जो होता है वो पायरोल की तुलना में अधिक क्षारीय क्यों है। ये क्वेश्चन आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से पूछा गया है। अगर आपको पिरिडीन और पायरोल की स्ट्रक्चर पता है तो आपको इससे ज़्यादा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, अगर आप लुईस बेस के बारे में जानकारी रखते हो कि लुईस बेस क्या होता है। लुईस बेस बेसिकली हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लोन पे डोनेट कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो इजीली लोन पे डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो एक तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लुईस बेस के बारे में, दूसरा हमें इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाएगा, अदरवाइज कितनी भी नॉलेज हो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, पिरिडीन और पायरोल की। ये है हमारा पायरोल, जो कि एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और 4 इसके अंदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। टोटल मिला के इसके अंदर क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो है ये भी क्या होंगे, इसको एरोमेटिक बनाने के अंदर इन्वॉल्व होंगे, इस कारण से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरी तरफ जो हमारा पायरिडीन है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं और एक नाइट्रोजन एटम है और उसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस रिंग के अंदर इसके अंदर जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसे यहाँ हम 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं है। सिर्फ ये 3 पाई बॉन्ड्स जो है ये आपस में डीलोकलाइज होकर के इस रिंग को पूरा एरोमेटिक बना रहे हैं। सिमिलरली बेंजीन की जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होता, सिर्फ कार्बन होता, तो बेंजीन रिंग बन जाती, वही है। तो यहाँ से अभी क्वेश्चन क्लियर हो गया। लुईस बेस मैंने क्या बताया था, लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई भी प्रोटोन आता है उसको लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नाइट्रोजन का तो लोन पेयर फ्री है यहाँ पे पिरिडीन के अंदर, बट पायरोल वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है जी नहीं। ये क्या हो रहा है, इस रिंग के अंदर रोटेट हो रहा है, इस रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, इस कारण से ये फ्री नहीं है। तो प्रोटोन आता है तो पिरिडीन जो होता है वो इजीली अपना लोन पेयर दे देगा, जबकि ये पायरोल जो होता है डीलोकलाइज होने के, क्योंकि सभी कंपाउंड्स क्या होते हैं अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल तो क्या ही होगा, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करता हुआ क्यों प्रोटोन से माथापच्ची करेगा। तो इस कारण से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब हम हमारे 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्विनोलिन के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तुलना में अधिक सुगमता से क्यों होती है। क्विनोलिन के अंदर NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज़्यादा ईजी क्यों होती है। तो सेम वही, इसके अंदर हमें क्विनोलिन की स्ट्रक्चर पता है तो ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे, अदरवाइज हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्विनोलिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो टॉपिक है उसके अंदर आपको अगर स्ट्रक्चर्स पता है तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आप स्ट्रक्चर से ही कर सकते हो। तो क्विनोलिन के अंदर एक तो बेंजीन रिंग होती है और एक हमारे पास इसके अंदर पायरिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो हम एक बार इन रिंग्स को बिल्कुल ही सेपरेट आउट कर देते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई और ये हमारी पायरिडीन रिंग हो गई है, ठीक है। और बेंजीन रिंग के बारे में हमें क्या पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो हमारा बेंजीन जो है बहुत ही अच्छे से देता है। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स की जब बात करते हैं, जब इसकी स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हम सिर्फ बेंजीन की स्टडी ही करते हैं वहाँ पे कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में प्रेजेंट होती है। इस कारण से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लवर होगा, वो इजीली इसकी ओर अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली देकर चला जाएगा। सेम कंपाउंड है, बस यहाँ पे क्या लग गया हमारे पास नाइट्रोजन एटम। और नाइट्रोजन एटम के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, ये एक हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, बहुत ही अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है। तो ये क्या बोलता है कि भाई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत क्या है, जब मैं खुद इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुअर हूँ, मैं वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता हूँ। तो ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इसको कम कर देता है। इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नाइट्रोजन जो होता है वो कम कर देता है। इस कारण से इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर, पायरिडीन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो ज़्यादा ईजिली होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये कंपाउंड देगा और ये कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स है दोनों के दोनों ही,
लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल इजीली इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो वो बाहर वाले की वजह से को आने की वजह से ज़्यादा है कि खुद ही उसको प्रेफर करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसको कम कर देगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों जो कंपाउंड्स हैं उनको मिला दिया और ये हमारा बन गया क्विनोलिन। तो इसके अंदर क्या हुआ, बेंजीन की तो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता, लेकिन क्या होगा कि अब ये जो पिरिडिन का नाइट्रोजन एटम जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये अपनी रिंग को तो अफेक्ट कर ही रहा था, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम ही कर ही रहा था, साथ ही साथ थोड़ा सा इफेक्ट इसके ऊपर भी डालता है। तो इस कारण से क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मोर इजीली होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन इतना सा था। अब हम बात करते हैं हमारे 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, सीधा सिंपल सा इसके अंदर स्ट्रक्चर बनानी है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज की। तो ये दोनों के दोनों डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या होते हैं, 5 मेंबर्ड चेन होती है, जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये हमने डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, ये हमने और भी कहीं नाम सुने होंगे, ये नाम हमने सुने हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। आरएनए के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, राइबोज, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उसे, वहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। जबकि डीएनए के अंदर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज मतलब डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन एटम निकाल देना है और वो ऑक्सीजन एटम हम कहाँ से निकालेंगे, इस C2 कार्बन से। कहाँ से, इस C2 कार्बन से हमें ऑक्सीजन एटम निकाल देना है। यहाँ का ऑक्सीजन एटम हमने हटा दिया तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज बन गई। तो ये तो हमारी स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज की और ये हमारी स्ट्रक्चर है राइबोज शुगर की। और एक चीज़ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं हम, डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है आरएनए की तुलना में डीएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इस कारण से क्या होगा, इसका इजी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, इजीली जो होता है हाइड्रोलिसिस हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो ये इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं देता है, इस कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली आरएनए से। ठीक है, तो ये म्यूटेशन के थ्रू ही क्या हुआ, पहले तो आरएनए था, वायरसेस की हम बात करते तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था, लेकिन बाद में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, इवोल्यूशन के बाद में डीएनए जो है आज हमारा जेनेटिक मटेरियल बन गया है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, म्यूटा रोटेशन यहाँ पे वर्ड है म्यूटा, जो कि एक लैटिन वर्ड से बना है म्यूटो, जिसका मतलब क्या होता है, टू चेंज। अब वो चेंज किसके अंदर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं जिनकी दो आइसोमर फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि इनका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इन आइसोमर्स का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, जैसे ही इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि इनका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो टाइम के साथ में चेंज होता है, या तो वो घटेगा या फिर वो बढ़ेगा। तो टाइम के साथ जो ये स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज है वो एक इक्विलिब्रियम पर आके फिर रुक जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के आइसोमर्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर टाइम के साथ में चेंजेस होता है, जो कि एक इक्विलिब्रियम पे आके रुक जाता है, उसे हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, मतलब कि जो टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट यूनिट से लिया गया है, तो हम ग्लूकोज के एग्जाम्पल से इसे बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो हम ग्लूकोज के एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि म्यूटा रोटेशन है क्या। ग्लूकोज जो होता है वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 2 तो इसकी साइक्लिक फॉर्म्स होती है और एक होती है इसकी ओपन चेन फॉर्म।
इसकी ओपन चेन फॉर्म के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज हमें पता ही है, एक 6 कार्बन मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और 5 कार्बन जो होते हैं उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप जो है हमारा प्रेजेंट होगा। ये हो गई हमारी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। और यहाँ हमारे पास है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारी इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब एक फॉर्म क्या होगी, OH और ये H। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन मेंबर स्ट्रक्चर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे जो ये वाला OH ग्रुप जो है वो कहाँ है, राइट साइड में, जबकि ये जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। ये हमारी अल्फा फॉर्म है और ये हमारी बीटा फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, इसको भी अल्फा से ही डिनोट करते हैं, वो होता है 112 डिग्री। कैसा, प्लस 112 डिग्री, मतलब कि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है इसको राइट साइड के अंदर 112 डिग्री तक ही रोटेट कर पाता है। कौन सा, अल्फा आइसोमर। जबकि बीटा आइसोमर जो होता है उसका स्पेसिफिक रोटेशन, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 18.7 डिग्री। कुछ बुक्स में इसको डायरेक्ट 19 डिग्री भी दे रखा है। कैसा होता है, ये भी प्लस होता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाएगा, लेकिन कितना, सिर्फ 18.7 डिग्री। और ये कितना इसकी परसेंटेज होती है 64%। और ये कितना होता है 36% होता है। अब क्या करेंगे, हम इसे भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसे भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इसे भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा कि इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो 112 से क्या हो जाएगा, 112 डिग्री से घट करके हमारे पास आ जाएगा 52 डिग्री। कैसा, प्लस, मतलब कि तीनों के तीनों ही क्या, मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर 112 डिग्री तक रोटेशन हो रहा था, इसमें 18.7 डिग्री तक हो रहा था, और इसके अंदर क्या होगा 52 डिग्री तक हो जाएगा। जैसे डिजोल्व किया वाटर के अंदर 112 से डिक्रीज होता गया 52 पर आ गया। इसको डिजोल्व किया तो ये बढ़ करके 52 पर आ गया। और इस ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो 52 डिग्री हो जाएगा। कितना होता है 52 डिग्री। तो इसको वाटर में डिजोल्व करें तो 52 मिल ही रहा है, लेकिन जब इसको डिजोल्व किया तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट हमें मिलने लगेगी। तो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ये दोनों के दोनों ही, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज होता गया, मतलब टाइम के साथ में कम हो रहा है, अल्फा के अंदर बढ़ रहा है, बीटा के अंदर, और एक इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो इस तरीके से इनकी स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज होना ही क्या कहलाएगा, म्यूटा रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके अंदर आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे? नहीं, सिर्फ मोनोसेक्राइड जो है जितने भी सारे वो सब के सब जो है म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। और जो डाइसेक्राइड्स होते हैं उसके अंदर लैक्टोज जो होता है वो म्यूटा रोटेशन जो है हमें शो करेगा। आप इसके अंदर सुक्रोज को कभी भी म्यूटा रोटेशन मत बताना, क्योंकि सुक्रोज के अंदर कभी भी म्यूटा रोटेशन नहीं शो होता है। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ऑलवेज म्यूटा रोटेशन दिखेगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अमीनो अम्ल की ज्विटर-आयन संरचना की व्याख्या कीजिए। अमीनो एसिड्स की ज्विटर-आयन संरचना बतानी है हमें अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर तो पता ही है हमें। क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, बीच में कार्बन होता है जिसके ऊपर या तो हाइड्रोजन हो सकता है या दो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, और एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है
और एक बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो होगा क्या, एसिड भी प्रेजेंट है, बेस भी प्रेजेंट है। तो ये जो बेस जो होता है ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे H क्या है, H+ की फॉर्म के अंदर निकल सकता है। तो इसके अंदर आंतरिक क्रिया ही हो जाएगी, इंटरनल रिएक्शन ही हो जाएगी और एक सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, इंटरनल रिएक्शन के कारण से इंटरनल रिएक्शन हुई और इसने अमीन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन। तो अब आप इस स्ट्रक्चर में क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, मतलब कि दो पोल्स दिख रहे हैं, एक पोल ये और एक ये पोल। तो ज्विटर आयन की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। और कैसे होते हैं, नेट चार्ज इसके अंदर 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना का उतना ही नेगेटिव है। तो ओवरऑल नेट चार्ज तो हो गया 0, लेकिन चार्ज दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यही क्या कहलाता है, हमारा ज्विटर आयन कहलाता है, या फिर इसे हम बाइपोलर आयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो पोल्स बन गए। तो ये होता है ज्विटर आयन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बतानी है, प्राथमिक संरचना क्या होगी प्रोटीन की। प्रोटीन्स के अंदर हमें पता ही है अमीनो एसिड्स जो होते हैं उससे मिलकर के प्रोटीन बनता है, और हमारा जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन होता है। और ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो कि क्या है, कायरल नहीं होता है। बाकी सारे के सारे जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो सबके सब कायरल होंगे। यहाँ पे क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम आ गए तो ये कायरल नहीं है। तो एक तो एग्जांपल लिया है मैंने ग्लाइसिन का, और दूसरा मैं ले रही हूँ एलेनिन। एलेनिन में क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अभी अमीनो एसिड्स में क्या होता है, एक अमीनो एसिड का तो एसिडिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड्स का जो अमीन ग्रुप है, इस अमीन ग्रुप का तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और इस एसिडिक ग्रुप का OH आपस में रिएक्ट करके निकल जाते हैं एज अ वाटर, और यहाँ पे क्या होता है, एक पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा। और इस तरीके से ये 1 2 3 ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जो है आपस में जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन की एक श्रृंखला बना लेते हैं, लंबी चेन बना लेते हैं। इसी को ही बोलते हैं प्रोटीन बोला जाता है। ये प्रोटीन्स की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। तो पेप्टाइड लिंकेज कैसा होता है, हमें यहाँ से वाटर निकालना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, NH2, ये CH, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, CO, OH वाटर के अंदर चला गया, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे NH, और ये एलेनिन, और ये यहाँ पे इस तरीके से ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ CONH, ये होता है हमारा पेप्टाइड लिंकेज। ये क्या होता है हमारा पेप्टाइड लिंकेज। इस तरीके से बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज, मतलब कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड आया, यहाँ पे एलेनिन अमीनो एसिड आया, इस तरीके से कोई और अमीनो एसिड जैसे कि ट्रिप्टोफैन वगैरह ऐसे अलग अलग आते जाएंगे, और इस तरीके से पेप्टाइड लिंकेज एक यहाँ बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से बनते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। यही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। जैसे ही इसको वापस से वाटर में डिजोल्व करेंगे हम, तो क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इनका, और हमें फिर से सेपरेट अमीनो एसिड जो है वो मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, साबुन से आप क्या समझते हो, और साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, साबुन क्या होता है। सोप जो होते हैं ये उच्च वसीय अम्लों के, किसके, हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। ठीक है।
अब ये उच्च वसीय अम्ल, ये भारी सा शब्द समझ में नहीं आया होगा आपको कि ये उच्च वसीय अम्ल क्या होते हैं। हम हमारे घर में ऑयल यूज़ करते हैं सब्जी बनाने में या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये उच्च वसीय अम्ल और कुछ नहीं है, वही ऑयल होते हैं। ठीक है, उन ऑयल के अंदर क्या करना है, सोडियम का या फिर पोटेशियम का पाउडर मिला देना है। ठीक है, और हमारा साबुन रेडी हो जाता है। तो क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सोडियम को कैसे मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। तो अब इसके अंदर भी फिर आपको होगा कि मतलब अगर KOH मिला रहे तो क्या कुछ अलग साबुन बनेगा या NaOH मिला रहे तो कुछ अलग साबुन बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। अगर हमारे साबुन के अंदर सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट है तो ये हार्ड साबुन होगा। कैसा साबुन होगा, हार्ड साबुन होगा। और अगर पोटेशियम का सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो सॉफ्ट साबुन होगा। तो हार्ड साबुन किसके अंदर यूज़ करेंगे, जहाँ क्या हम नहाने में यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कपड़े धोने के अंदर जो रिन बार वगैरह आता है ये हमारा सोडियम का साबुन होता है। और जबकि पोटेशियम वाला नहाने में, शेविंग क्रीम्स में और शैम्पू के अंदर, इनके अंदर पोटेशियम का साबुन यूज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उच्च वसीय अम्ल, मेनली 3 प्रकार के उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो होता है पामिटिक एसिड, क्या होता है, पामिटिक एसिड। दूसरा होता है ऑलिक एसिड और तीसरा होता है हमारे पास स्टीयरिक एसिड। क्या होता है, स्टीयरिक एसिड। और इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। उच्च वसीय अम्ल बोला था, मतलब कि हायर चेन होगी। एल्किन चेन कैसी होगी, हायर होगी। इसके अंदर होता है C15 S31 COOH। ऑलिक में क्या हो जाएगा, C17 S33 COOH। और स्टीरिक में क्या हो जाएगा, C17 S35 और COOH। तो इस तरीके से ये मेनली 3 एसिड जो है वो साबुन बनाने के अंदर यूज़ में आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसकी NaOH या KOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो OH उसका और इसका हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे सोडियम या फिर पोटेशियम लवण बन जाएगा। ठीक है, अगर KOH यूज़ कर रहे हैं तो पोटेशियम आ जाएगा, NaOH यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम आ जाएगा। तो इस तरीके से साबुन के अंदर आयनिक पार्ट क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप, और आयनिक पार्ट क्या हो जाएगा, COO नेगेटिव, Na या पोटेशियम। ठीक है, तो ये होता है हमारा साबुन। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगला क्या पूछा है हमसे, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन था, फिर डिटर्जेंट की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या ही रीज़न हुआ ऐसा कि भाई साबुन से हमारा काम नहीं चला तो हमने अपमार्जक को लेके आए, डिटर्जेंट हमारे को ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब हम साबुन को हम हार्ड वाटर में यूज़ कर रहे थे, कठोर जल के अंदर जब इसका यूज़ कर रहे थे तो वो इतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उससे चिकनाहट जो थी वो पूरी तरीके से नहीं निकल पा रही थी। इस कारण से वैज्ञानिकों ने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने इस डिटर्जेंट को सिंथेसाइज किया। तो साबुन जो होता है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारे पास ऑयल था, उसके अंदर सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट मिलाया और साबुन बन रहा है। नेचुरली चीज़ है हमारे पास, हम वनस्पति तेलों से बना रहे हैं। लेकिन ये जो डिटर्जेंट जो होते हैं ये सिंथेसाइज किया गया है, इसको हाइड्रोकार्बन से बनाया गया है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस पूछा है, तो इसका सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं क्या हो जाएगा। क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 नंबर के क्वेश्चन में पहली लाइन पूछ ली साबुन क्या होता है, साबुन के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। अब इसके अंदर आप अगर 5 डिफरेंस भी लिखते हो, 4 से 5, तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो सोप के अंदर क्या लिख दोगे, सॉफ्ट वाटर में यूज़ है। किस में यूज़ है, सॉफ्ट वाटर में, जबकि ये हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों वाटर में यूज़फुल होगा। ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये होगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर जो आयनिक पार्ट होता है COO नेगेटिव, Na या फिर K प्लस, Na प्लस या K प्लस। ठीक है, ये आयनिक पार्ट होता है। जबकि इसके अंदर आयनिक पार्ट क्या हो जाएगा, या तो इसके अंदर एल्किल चेन होगी या फिर एरिल चेन होगी, और उसके अलावा SO3 Na नेगेटिव, ये इसका आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सल्फोनेट्स होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एरिल या फिर एल्किल अल्कोहल के सल्फोनेट्स होते हैं। तो इसके अंदर ये भी आप डिफरेंस के अंदर चीज़ लिख सकते हो।
ये तो किससे बन रहे हैं? उच्च वसीय अम्लों से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? उच्च वसीय अम्लों से। जबकि ये किससे बन रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से बन रहे हैं। ये हायर फैटी एसिड से बन रहे हैं और वो हाइड्रोकार्बन से बन रहे हैं। चौथा क्या हो जाएगा? क्योंकि ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा था हमें, तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैव अपघटनीय होते हैं, जबकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये इजीली जो है नष्ट भी हो जाते हैं अगर इसको अपन जैसे कि पानी के अंदर क्या होता है कि साबुन का पानी ये एट द एंड कहाँ जाता है? हमारे नालियों से होता हुआ फिर वाटर बॉडीज़ के अंदर ही जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि सोप जो होता है उसका जो पानी है, झाग वगैरह जो होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म नहीं हो पाते। ये जैव अपघटनीय होता है, जबकि ये जैव अपघटनीय नहीं है। इनको जो हमारे जो कीड़े मतलब कि बैक्टीरियाज वगैरह जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जो कि अपघटन करते हैं, वो इसको पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और पांचवा इसके अंदर आप ये ले सकते हो कि इसका जो जलीय विलयन होता है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और जबकि इसका जलीय विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। इसी कारण से हमने देखा होगा कि जितने भी रेशमी कपड़े हैं या वुलन क्लोथ्स हैं, ऊनी कपड़े जो होते हैं उनको हम इजी वगैरह ऐसे जो होते हैं उसके अंदर वॉश करते हैं। कभी भी साबुन से धोते हुए देखा है कि आज रेशमी कपड़े को साबुन से धो दिया या फिर वुलन क्लोथ्स है उनको हम साबुन से धो रहे हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्षारीय है, उस कपड़े को खराब कर देंगे। जबकि कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। साफ साफ लिखा होता है कपड़ों के ऊपर, रेशमी कपड़ा हुआ उसके ऊपर कि आप इसे डिटर्जेंट ईजी वॉश, ईजी के साथ में मतलब कि ऐसे वॉश कर सकते हो। तो ये थे इसके 5 डिफरेंस। इसके अंदर आपको 1 नंबर पूरा पूरा मिल ही सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि संघनन और योगात्मक बहुलीकरण में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। कंडेंसेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमें उदाहरण के साथ में अंतर बताना है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, संघनन और योगात्मक। एडिशन मतलब कि मोनोमर यूनिट्स जो है ऐड होती जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिशन करवाना है, सिंपल एडिशन। और संघनन में क्या होता है? कंडेंसेशन मतलब कि इसके अंदर बाई प्रोडक्ट निकलता है। क्योंकि यहाँ पर हमें अंतर पूछा है तो मैं इसका अंतर की तरह ही बताते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। एडिशन और कंडेंसेशन, इसके अंदर क्या होता है? मोनोमर यूनिट्स जो होती है, सिंगल मोनोमर यूनिट्स, वही रिपीटेडली यूज करनी है। एक ही मोनोमर यूनिट है, वो रिपीटेडली यूज होती जाएगी। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होता है? मोर देन 1 मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो यूज होगी। क्या होगा? मोर देन 1 मोनोमर यूनिट्स के अंदर यूज होगी। एक से अधिक 1,00,000 इकाइयाँ जो होती है वो पॉलीमराइज होगी, उनका बहुलीकरण होगा। और इसके अंदर एक ही 1,00,000 इकाई जो है वो पॉलीमराइज होगी, उसका बहुलीकरण होगा। दूसरा, इसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं मोनोमर यूनिट्स में। क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, एसिडिक ग्रुप हो गया, ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? इसके अंदर बाई प्रोडक्ट जैसे कि H2 गैस निकल गई या फिर वाटर निकल गया या फिर N2 गैस निकल गई, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड था और थर्ड हो जाएगा। इसके अंदर बाई प्रोडक्ट जो है वो बनता है, वाटर हो गया, H2 हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऐसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर बनते हैं। अभी एग्जांपल आएगा, उससे और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, और फोर्थ इसके अंदर देख सकते हैं अपन कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्रॉस लिंकेज जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। किसी भी प्रकार का क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसके अंदर क्रॉस लिंकेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हो भी सकता है, नहीं भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं।
लेकिन इसके अंदर तो कभी नहीं होता, इसके अंदर एक सिंगल चेन होती है, ठीक है। फिफ्थ इसके अंदर देख सकते हैं अपन, ये कैसे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, थर्मोप्लास्टिक। जबकि ये कैसे होते हैं, ये थर्मोसेटिंग होते हैं। अब ये थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या चीज़ें हैं, इससे अपन क्या करेंगे कि हीट दे देते हैं या फिर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, किसे, कंडेंसेशन पॉलीमराइज को। तो उसको अपन वापस से रीशेप नहीं कर सकते, उसका आकार जो है वो चेंज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। एक बार जो चीज़ बन गई, अगर वो टेम्परेचर के कारण से या फिर प्रेशर अप्लाई करने के कारण से ख़त्म हो जाती, नष्ट हो जाती, उसके अंदर कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो पॉलीमर जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर है, ये कैसे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या हीट अप्लाई करते हैं तो इसको अपन रीशेप कर सकते हैं, इसको अलग आकार में ढाला जा सकता है, ठीक है, और इसका रीयूज भी किया जा सकता है। अब इस एडिशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पॉलीथीन, जो कि सभी ने सुना होगा, यूज़ भी करते ही हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीएस्टर। अब ये जितनी भी हमने बातें लिखी है, हम पॉलीमर बनाते हैं इनके, और उससे ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। पॉलीथीन, नाम के अंदर क्या आ रहा है, इथीन आ रहा है, मतलब यहाँ पे एथीन मोनोमर यूनिट यूज़ होगी। क्या मोनोमर यूनिट यूज़ हो रही है, एथीन। एन एथीन के मॉलिक्यूल्स लिए अपन ने लिखा था ऊपर कि क्या होता है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास, क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस तरीके से ये नेक्स्ट जो एथीन ग्रुप है उसके साथ में पॉलीमराइज्ड हो जाएगा। मतलब इस तरीके से CH2 बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे दूसरा एथीन ग्रुप आया, उसके साथ में इसकी बॉन्डिंग हो गई, एंड इस प्रकार से सो ऑन एथीन ग्रुप जो है वो जुड़ते जाएंगे और हमारा पॉलीथीन का पॉलीमर बन जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉलीएस्टर की। ये तो क्या था, पॉलीथीन थी। पॉलीएस्टर क्या होता है, इसमें मैंने क्या बताया था ऊपर, मोर देन मतलब कि एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट होनी चाहिए, मतलब कि कम से कम 2 मोनोमर यूनिट तो होनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और साथ में क्या ले लेते हैं यहाँ पे एडेपिक एसिड। ये क्या होता है, एडेपिक एसिड हो गया ये हमारा, ठीक है। CH2 का होल 4, COH और COOH। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके पॉलीमराइजेशन के अंदर इसका हाइड्रोजन एटम और इसका OH, एथिलीन ग्लाइकोल का तो हाइड्रोजन एटम और एसिड का OH ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करके क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। H और OH ये आपस में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ से देख के पता चल ही रहा होगा ये क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है हमारा, OCO, एस्टर बन रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके बाद और एडेपिक एसिड और ग्लाइकोल यूनिट्स जो है और जुड़ती जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम यहाँ क्या करते हैं, एक ग्लाइकोल यूनिट यहाँ पे और ऐड करवा देते हैं, इस तरीके से। तो सेम ये वाला हाइड्रोजन और ये OH आपस में रिएक्ट करके H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, और फिर से वही एस्टर जो है एक और एस्टर लिंकेज बन जाएगा। इस तरीके से एस्टर एस्टर बहुत सारे लिंकेज बन के पॉलीएस्टर बन जाता है। तो वही देखा था मैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जी है, 2 मोनोमर यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये तो हमने पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल लिया, इसी की जगह अगर हम बेकेलाइट का एग्जाम्पल लेते तो वहाँ पे हमें क्रॉस लिंकेज भी देखने को मिल जाता, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अंदर बाई प्रोडक्ट है ये H2O,
स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो निकल जाते हैं। तो आप अगर ये 5 पॉइंट्स इसके अंदर लिखते हो, इनफ है, आपको 2 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। और इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी समझा सकते हो। तो ये होता है हमारा 2022 का BSc B.Ed 4th ईयर का पेपर कंप्लीट। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट लगे तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और हम इसके अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।